बिल्कुल साफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखते हैं कि एड्रेनलिन को हमने कहाँ कहाँ यूज़ करना है। थोड़ा सा इसमें स्क्रीनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तो अब हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं कि एड्रेनलिन यूजेस वगैरह कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एड्रेनलिन का यूज़ कहाँ पे आता है? हार्ट पे आता है। कहाँ पे आता है? हार्ट पे आएगा। ये क्या कोज करता है? जब हार्ट में कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन आए। क्या आती है? कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन आ जाती है तब। तो उस टाइम पे क्या करेगा एड्रेनलिन? हमेशा एक चीज़ याद रखना, कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे ये बीटा 1 रिसेप्टर पे क्या करेगा? अपना काम करता है। कौन से रिसेप्टर पे अपना काम करता है? बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करेगा। और ये क्या करता है? हार्ट रेट को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। क्या कोशिश करता है? हार्ट रेट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है तो ये क्या कोज करेगा? इसके साथ साथ में कई बार टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है। ये इसका क्या आएगा? साइड इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, एड्रेनलिन का क्या हो सकता है साइड इफेक्ट? टैकीकार्डिया। तो दूसरी चीज़ याद रखना कि पहले तो इसने किसके साथ काम किया? हार्ट पे काम किया। कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन अगर होती है किसी पर्टिकुलर पेशेंट को, तो ये बीटा 1 रिसेप्टर पे क्या करेगा? काम करेगा और इस हार्ट रेट को क्या करेगा? इंक्रीज करने की कोशिश करता है। लेकिन ये क्या नहीं करता? दूसरी चीज़ हमेशा याद रखना, ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को नहीं बढ़ाएगा। ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को नहीं बढ़ाता। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हमारे कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने का भी काम ये नहीं करता। कार्डियक आउटपुट अगर इंक्रीज होता तो कंडीशन क्या हो जाती? कार्डियक अरेस्ट की रिलीव हो जाती। लेकिन ये सिर्फ क्या करता है? हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, क्या काम करेगा? हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को ये इंक्रीज नहीं करता। ठीक है, ये आप लोग अपने माइंड में हमेशा रखना। दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं कि एड्रेनलिन और कहाँ पे यूज़ करते हैं। पहला यूज़ क्या हुआ कि हम लोगों ने इसका यूज़ कहाँ पे किया? हार्ट पे किया। हार्ट पे करने के बाद इसने क्या कर दिया? हार्ट रेट को इंक्रीज कर दिया। हार्ट रेट को क्या किया इसने? हार्ट में इंक्रीज किया। हार्ट रेट को इंक्रीज किया हार्ट पे। हार्ट रेट को इंक्रीज कर दिया। दूसरा हम लोग यूज देखते हैं इसका और कहाँ पे यूज होगा? यूज इन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स कि क्या है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या क्यों यूज करेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कैसे हो सकती है? हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि हमारी स्किन या कोई एक ऐसा कोई ऑर्गन जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए। फॉर एग्जांपल कि क्या हुआ कि हमें किसी इंसेक्ट ने बाइट किया। इंसेक्ट ने क्या किया? बाइट किया, काट लिया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ कि किसी इंसेक्ट ने बाइट किया, और दूसरा क्या हुआ? किसी स्नेक बाइट, कोई स्नेक बाइट हुआ या कोई स्पाइडर बाइट, मतलब मकड़ी ने कोई हमें बाइट वगैरह किया हो, स्पाइडर बाइट। ये तीनों जब चीज़ें आती हैं, इंसेक्ट बाइट, स्नेक बाइट, स्पाइडर बाइट, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब कोई भी एंटीबायोटिक हो या कोई भी मेडिकेशन हम लोग पेशेंट को देते हैं, फॉर एग्जांपल कि किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक दिया, इससे उस पेशेंट को क्या होता है? सीवियर ईचिंग हो। ठीक है, सीवियर ईचिंग हो जाए, उस मेडिसिन से हाई ग्रेड फीवर आ जाए, हाई ग्रेड फीवर आ जाए। तीसरा क्या हो? सीवियर ईचिंग हुई, हाई ग्रेड फीवर हुआ हो, इंक्रीज सलाइवेशन हो, इंक्रीज सलाइवेशन। ठीक है, ये सब क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को क्या हो गया है? कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गई है। तो इन सब कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आप लोग क्या करते हो? आप लोग क्या करते हो? उस पर्टिकुलर पेशेंट को एड्रेनलिन का क्या दे दिया जाता है? एक शॉट दे दिया जाता है।
एड्रेनालिन का क्या दे दिया जाता है, एक शॉट दे दिया जाता है या फिर इंजेक्शन दे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर ऐसी कोई हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, अगर हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होती है तो वो और किस तरीके से हो सकती है, कोई भी पॉल्यूटेंट की वजह से हो सकती है। क्या हो सकता है, किसी भी पॉल्यूटेंट की वजह से हो सकती है। और ये हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन किसकी वजह से हो सकती है, कोई भी एलर्जिक पॉल्यूटेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, एलर्जिक पॉल्यूटेंट हो सकता है, पोलन ग्रेन वगैरह हो गए, फ्लावर्स की स्मेल से किसी को हो जाता है, या फिर क्या होता है कि किसी को धूप बत्ती, जो हम लोग घरों में धूप वगैरह यूज करते हैं, उससे एलर्जी हो सकती है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि इस कंडीशन में क्या होगा, हिस्टामिन का रिलीज इंक्रीज हो जाता है। किसका रिलीज इंक्रीज होगा, हिस्टामिन का इंक्रीज रिलीज हो जाएगा। उसके बाद जो मास्ट सेल आती हैं, जो मास्ट सेल हैं वो क्या कोज कर सकती हैं बाद में, लैरिंजोस्पाज्म। लैरिंजोस्पाज्म मतलब लैरिंग्स का क्या कर देंगी, बहुत ज़्यादा स्पाज्म कर देंगी। अगर लैरिंग्स का स्पाज्म हो जाएगा तो उसके बाद हमारी जो वॉइस है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक। वॉइस क्या हो जाएगी, ब्लॉक होगी, या फिर होर्सनेस ऑफ वॉइस, होर्सनेस ऑफ वॉइस, घोड़े जैसी आवाज़ क्या हो जाती है, हमें सुनने को मिलती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने क्या किया, एंटीबायोटिक, इंसेक्ट बाइट, स्नेक बाइट या स्पाइडर बाइट की कंडीशन की वजह से अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुई थी, तब आप लोगों ने क्या दे दिया उसको, एड्रेनालिन दे दिया। अब यहीं से याद रखना, अगर कहीं पे एलर्जिक पोल्यूटेंट की वजह से अगर वहाँ पे हमें कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, किसकी वजह से, इस एलर्जिक पोल्यूटेंट की वजह से, अगर किसी भी पेशेंट को, अगर एलर्जिक पोल्यूटेंट की वजह से किसी को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, या फिर दूसरा, जरूरी नहीं है कि एलर्जिक पोल्यूटेंट की वजह से ये सब चीज़ें हों, ये क्या हो सकती हैं, एंटीबायोटिक के इरेशनल यूज से भी हो सकती हैं, या ऐसी एंटीबायोटिक जिससे पर्टिकुलर पेशेंट क्या होता था, अफेक्ट हो रहा था, वो पेशेंट एलर्जिक था। जैसे सल्फर ड्रग्स होती हैं, उनसे क्या होते हैं, पेशेंट्स क्या होते हैं, एलर्जिक होते हैं। सल्फर ड्रग से हो गया, पेनिसिलिन से हो जाते हैं, कोई कार्बा के ड्रग्स, कार्बन के ड्रग्स से क्या हो जाते हैं, कई बार लोग अफेक्टेड होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप लोग साथ साथ में एड्रेनालिन क्या रहेगी, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। एड्रेनालिन क्या रहती है, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी। सेकंड जो मेडिकेशन आएगी एड्रेनालिन के बाद, वो क्या आती हैं, आप लोग क्या दे सकते हो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सॉरी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में जब हम मोस्ट कॉमन जो ड्रग देते हैं वो कौन सी देते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन, इसका एक एम्प्यूल, हाइड्रोकॉर्टिसोन का एक एम्प्यूल 100 mg का आता है, 100 mg का आता है। और आप लोगों को ये क्या करना होता है, स्टेट उसी टाइम देना होता है, उसी टाइम क्या करना होता है, आप लोगों को ये इंजेक्शन देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखना कि क्या है, ये क्या है, स्टेट देना होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, पहला एड्रेनालिन दिया, उसके बाद हाइड्रोकॉर्टिसोन दिया, उसके बाद आप लोग एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट्स। मैंने अभी बोला कि यहाँ पे किसका रिलीज बढ़ जाता है, हिस्टामिन का रिलीज इंक्रीज हो जाता है उस कंडीशन में। तो आप लोग कौन सी मेडिकेशन दे सकते हो, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, जो एविल आती है, कौन सी ड्रग आती है, एविल, आप लोग क्या कर सकते हो, वो पर्टिकुलर पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, एविल क्या आती है, 40 mg की आती है, 80 mg की भी आ सकती है, और 120 mg की भी आ सकती है। ठीक है, ये तीनों डोज क्या होती हैं, एविल मेडिकेशन की होती हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोन की कितनी होती है, 100 mg होती है। और एक एड्रेनालिन का कितने ml का आता है, 0.6 ml हम लोग क्या करते हैं, सॉरी
0.6 mg हम बोलते हैं 1 ml में। 1 ml में कितना होता है? 0.6 mg होता है क्या? एड्रेनालिन। क्वेश्चन मार्क कर लेना इसको। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच मेडिकेशन विल बी गिवन इन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन फर्स्ट। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन फर्स्ट, उसमें क्या दिया जाता है? उसमें क्या दिया जाएगा ड्रग ऑफ चॉइस में? एड्रेनालिन। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि जब हमने कार्डियक अरेस्ट में हमने मेडिकेशन यूज की थी एड्रेनालिन, इसी एड्रेनालिन मेडिकेशन को क्या बोला जाएगा? इस एड्रेनालिन को अगर आप लोग हार्ट की कंडीशन में यूज करते हो, एड्रेनालिन, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है, एड्रेनालिन मेडिकेशन को अगर आप लोग हार्ट की कंडीशन में यूज करते हो तब इस ड्रग को बोला जाता है लाइफ सेविंग ड्रग। क्वेश्चन मार्क कर लेना इसको डियर स्टूडेंट्स। लाइफ सेविंग ड्रग कौन सी है? एड्रेनालिन। कौन सी है? एड्रेनालिन। क्यों है एड्रेनालिन? अब ध्यान से सुनना। एक तो इसने क्या किया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से क्या कर रहा है, बचा रहा है। ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे लैरिंजोस्पाज्म हो चुका है, हिस्टामाइन का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट को क्या आ रहा है? हाई ग्रेड फीवर। इस हाई ग्रेड फीवर की वजह से पेशेंट की डेथ भी होने के चांसेस रहते हैं। अगर पेशेंट को बचाना है तो हमारी लाइफ सेविंग ड्रग कौन सी होती है? एड्रेनालिन मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पहला क्या है कि हमारा जो यूज किया हमने हार्ट पे किया, दूसरा कहाँ पे यूज किया? यूज इन हाइपर सेंसिटिविटी ट्रीटमेंट या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन फर्स्ट की ट्रीटमेंट के लिए भी हमने क्या किया है? इसको यूज किया। इंसेक्ट बाइट, स्नेक बाइट, स्पाइडर बाइट या फिर किसी एंटीबायोटिक या एलर्जिक पॉल्यूटेंट की वजह से हमें क्या होते हैं? सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सीवियर रीचिंग हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर, इंक्रीज सैलिवेशन। अगर हाई ग्रेड फीवर है तो इसके साथ में एक सिम्टम और देखने को मिलता है, वो क्या होता है? टैकीकार्डिया। सॉरी, टैकीकार्डिया नहीं, पैल्पिटेशन। क्या देखने को मिल सकती है? पैल्पिटेशन। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ सुनाई देगी हमारी हार्ट बीट की। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा एड्रेनालिन का यूज़ हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पहला हमने यूज़ कहाँ पे किया है? पहला हार्ट पे यूज़ किया, दूसरा कहाँ पे यूज़ किया? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 1 में यूज़ किया। अब हम थर्ड वन देखते हैं कि और इसको कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। पहला हमने कहाँ पे यूज़ किया? हार्ट पे यूज़ किया। दूसरा यूज़ किया हमने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 1, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन फर्स्ट में यूज़ किया। तीसरा हम लोग इसका कहाँ पे यूज़ करते हैं? मिक्स विद लोकल एनेस्थीसिया। मिक्स विद लोकल एनेस्थीसिया। अब देखना डियर स्टूडेंट कि कैसे हम मिक्स करते हैं लोकल एनेस्थीसिया के साथ में और कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लो हमें कहीं पे स्टिच करना था, फॉर एग्जांपल कि स्किन एब्रेशन हुआ था। क्या हुआ था? स्किन एब्रेशन हुआ था। हमारी स्किन क्या हुई थी? फट चुकी थी। फटना, इसका मतलब क्या होता है? फटना। कि स्किन क्या हो गई थी? फट चुकी थी। अब उस कंडीशन में क्या था कि अब क्या करना है? अब हमें स्टिचिंग की रिक्वायरमेंट थी। क्या थी? स्टिचिंग की क्या थी? रिक्वायरमेंट थी। तो आप लोगों को क्या करना है? एड्रेनालिन को किसके साथ मिक्स करना है? एड्रेनालिन को प्लस कोई हम लोग लोकल एनेस्थीसिया जो यूज़ करते हैं, प्लस लोकल एनेस्थीसिया। और हम जो मोस्ट कॉमन लोकल एनेस्थीसिया जब हम स्टिचिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं वो कौन सा होता है? लिग्नोकेन। कौन सा यूज करते हैं? लिग्नोकेन यूज करते हैं, या फिर बोलो जाइलोकेन, या फिर इसी को बोला जाता है लिडोकेन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? जाइलोकेन, लिडोकेन या लिग्नोकेन, जो हम तीनों में एक ही मेडिकेशन के नाम ही, ये क्या करते हैं? लोकल एनेस्थीसिया के एज ए लोकल एनेस्थीसिया यूज किए जाते हैं। तो अब हम इसमें एक पार्ट किसका रखते हैं? एड्रेनालिन का। और 1000 किसका पार्ट रखते हैं? लोकल एनेस्थीसिया का पार्ट हम लोग रखेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर 1000 ml हमने लोकल एनेस्थीसिया लिया, तो उसमें हम कितना पार्ट ऐड करेंगे? 1 पार्ट ऐड करते हैं, या 1 ml किसका पार्ट ऐड करते हैं? हम
एड्रेनलिन का। वन पार्ट किसका ऐड करते हैं? एड्रेनलिन का। ये तो क्या हुआ कि हमारी कोई स्किन अब्रेशन वगैरह हो जाए तो तब वहाँ पे हमें यूज़ करना है। तो एक चीज़ याद रखना, अगर टूथ सर्जरी के लिए, दांतों की सर्जरी के लिए, टूथ सर्जरी के लिए अगर आप लोगों को यूज़ करनी है कोई चीज़, तो टूथ सर्जरी के लिए आप लोगों को कितना करना पड़ेगा? एक पार्ट आप लोगों को करना है एड्रेनलिन का, और 1 लाख पार्ट क्या करना, हमें पर्टिकुलर लोकल एनेस्थीसिया का करना पड़ता है। इसको क्वेश्चन मार्क कर लेना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, 1 लाख पार्ट किसका होना चाहिए? लोकल एनेस्थीसिया का 1 लाख पार्ट होना चाहिए, और 1 पार्ट किसका होना चाहिए? एड्रेनलिन का मिक्स करना चाहिए। ये क्या होता है, हमारा पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है जब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लोकल एनेस्थीसिया के साथ में यूज हुआ। तो नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं कि यूज क्या होता है, कंट्रोल ब्लीडिंग। कंट्रोल ब्लीडिंग नेक्स्ट यूज किस लिए करेंगे कि हमें क्या करना है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें किसका यूज करना है? एड्रेनलिन का यूज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान से देखना आप, एक चीज ध्यान से देखना, कंट्रोल ब्लीडिंग। अगर मान लो कहीं पे हमने क्या किया, स्किन पे कोई कट लगाया, स्किन पे क्या किया था, कोई कट लगाया। ठीक है, अगर स्किन पे कोई कट हम लोग लगाते हैं, तब होता क्या है, अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती, नो कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, नो कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, तो उस टाइम पे आप लोगों को क्या करना है, जो गोज पीस होता है हमारे पास, गोज पीस को क्या करना है, गोज पीस को क्या करना है, उसको आप लोग क्या करना है, सॉक इन एड्रेनलिन, soak in adrenaline and apply on cut। जहां से ब्लीडिंग आ रही थी वहां पे हमें क्या कर देना है, गोज पीस को एड्रेनलिन में क्या करना है, थोड़ा सा भिगोना है, गीला करना है या सॉक करना है, और उसको क्या करना है, इस पर्टिकुलर कट के ऊपर क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। जिसकी वजह से क्या होगा, ये क्या करेगा, अब वेजो कंस्ट्रिक्शन कोज कर देगा। क्या कोज करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन कोज करेगा, और जो ब्लीडिंग हो जाए थी वो क्या थी, हमारी ब्लीडिंग जो हो रही थी कट से, वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखना, ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या कहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, कि ये तो हो गया हमारा जितना हम लोग इसको यूज कर सकते थे। अब इसका है, ये तो यूज हुआ हमारा डोंट यूज, और हमें क्या यूज इसका नहीं करना चाहिए। 4 हमने यूज इसके पढ़ लिए, और यूज क्या नहीं करना चाहिए, वो यूज क्या आता है, पहला यूज कहाँ पे नहीं करना है, वो आता है एंड आर्टरीज, एंड आर्टरीज डिजीज, एंड आर्टरीज डिजीज। फॉर एग्जाम्पल, कि मान लो एक छोटा सा हम डायग्राम बना लेते हैं। मान लो कि एंड आर्टरी डिजीज है किसी पर्टिकुलर पेशेंट को, एंड आर्टरी डिजीज और क्या क्या हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल की रेनॉइड्स डिजीज, फॉर एग्जांपल रेनॉइड्स डिजीज, जहाँ पे हम लोगों को क्लब फिंगर दिखाई देती। फॉर एग्जांपल कि हम एक हाथ का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, मान लो ये हमने एक हाथ का डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे एंड आर्टरीज में हमें अवॉइड करना चाहिए, एंड आर्टरीज में क्या करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। देखना डियर स्टूडेंट्स, अगर ये हमारे नेल्स हैं, ये क्या है हमारे, अगर नेल्स हैं सब जगह पे,
अब देखना फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ से कोई ब्लड सप्लाई आ रही थी, क्या आ रही थी, कोई ब्लड वेसल से सप्लाई आ रही थी, ठीक है, एंड आर्टरीज भी हो या एंड वेन्यूल डिजीज भी हो, वेनस की जो कोई डिजीज हो या फिर एंड कैपिलरीज डिजीज। अब देखना ये क्या होगी, यहीं से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है, क्या होगी, डिवाइड हो गई, और ये बिल्कुल आगे जाके क्या हो जाती है, बहुत सारी छोटे छोटे माइन्यूट कैपिलरीज में क्या हो जाती है, जा करके चेंज हो जाती है। अब अगर ये बहुत छोटी कैपिलरीज में क्या हो जाती है, अगर ये चेंज हो जाती है और आप लोग इसको क्या करते हो, एनेस्थीसिया के साथ मिक्स करके यूज करने की कोशिश करते हो, एनेस्थीसिया के साथ मिक्स करके क्या करते हो, कोशिश करते हो यूज करने की, ब्लीडिंग वगैरह ना हो, एज ए लोकल एनेस्थीसिया के साथ यूज करते हो, तो क्या होगा, ध्यान से देखना। मैंने अभी आप लोगों को बताया अगर ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एड्रेनालिन को यूज करते हैं। ये क्या कोज करता है, यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए ब्लीडिंग को वेजो कंस्ट्रिक्शन कोज करेगा, क्या कोज करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन कोज करता है। अब ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स कि जैसे ही इसने यहाँ पर इन कैपिलरीज को, ये स्मॉल क्या है, बिल्कुल कैपिलरीज हैं, ये बिल्कुल स्मॉल क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, तो इन कैपिलरीज को क्या करेगा, ये कंस्ट्रिक्ट कर देगा एड्रेनालिन। जैसे इसने कंस्ट्रिक्ट किया, ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, ब्लड सप्लाई स्टॉप। अगर ब्लड सप्लाई यहाँ पे स्टॉप हो गई तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर पेशेंट को किसके रिस्क रहते हैं, ड्राई गैंग्रीन होने के, ड्राई गैंग्रीन। अगर ड्राई गैंग्रीन हो गया, अगर किसी फिंगर में भी ड्राई गैंग्रीन हुआ तो क्या करना पड़ेगा, एम्पुटेशन करना पड़ जाता है, क्या करना पड़ेगा, एम्पुटेशन ऑफ फिंगर। अगर किसी फिंगर पे हमें ऑपरेशन करना था और वहाँ पे ड्राई गैंग्रीन हो गया, एम्पुटेशन ऑफ फिंगर। इसलिए हमें क्या यूज नहीं करना है, डोंट यूज एड्रेनालिन, डोंट यूज एड्रेनालिन, ठीक है, याद रखना ये चीज, किस केस में नहीं करना है, एंड आर्टरी डिजीज में हम लोगों को एड्रेनालिन का यूज नहीं करना है। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि अदर फंक्शन जो हैं एड्रेनालिन के, अदर फंक्शंस क्या हैं, अदर काम क्या करता है ये, तो सबसे पहले एक चीज याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि जो इसका पहला मेन यूज होगा एड्रेनालिन का, वो क्या होता है, एड्रेनालिन जो है वो डिक्रीज करता है रिस्क को एनेस्थीसिया के, या डिक्रीज द साइड इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। जो लोकल एनेस्थीसिया का साइड इफेक्ट आना चाहिए था हमारी बॉडी में, उसको क्या कर देगा, उसके साइड इफेक्ट को कम कर देगा। और क्या करता है ये ना, इफेक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज द इफेक्टिविटी ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है। इन लोकल एनेस्थीसिया की एक्टिविटी को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। ये तो दूसरा पार्ट हुआ हमारा। और पहला क्या हुआ था कि एड्रेनालिन ने क्या किया था, साइड इफेक्ट को लोकल एनेस्थीसिया के उसको क्या कर दिया था, बिल्कुल कम कर दिया था। और तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका क्या था, कंट्रोल ब्लीडिंग, कंट्रोल ब्लीडिंग। ये भी क्या करता है, लोकल एनेस्थीसिया के साथ मिलकर क्या करता है, एड्रेनालिन अपना काम परफॉर्म करता है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया एक एड्रेनालिन का यूज था कि कैसे एड्रेनालिन अपना काम करता है और कैसे पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन में ये अपना रोल प्ले करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिजीज, नेक्स्ट मेडिकेशन के बारे में। एंडोजीनस कैटेकोलामाइन का पहला हमने क्या पढ़ा, एड्रेनालिन के बारे में पढ़ा। दूसरा अब हम लोग देखते हैं कि एड्रेनालिन के बाद होता क्या है, कि एड्रेनालिन हुआ, अब उसकी जो सेकंड मेडिकेशन थी वो कौन सी थी, नॉर एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन। अब देखना डियर स्टूडेंट्स, नॉर एड्रेनालिन ये कैसे अपना काम करता है, ठीक है। नॉर एड्रेनालिन कैसे काम करेगा, ये हम लोग इसका कहाँ पे यूज करते हैं, यूज हमेशा इसका याद रखना कि इसका मेन यूज क्या होता है, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक,
हाइपोवोलेमिक शॉक। इस कंडीशन में पेशेंट का बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। पेशेंट का बीपी क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या करता है, नॉरएड्रेनालिन, ये किस पे काम करता है, ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करेगा, और जिसकी वजह से बीपी क्या होगा, थोड़ा बहुत स्लाइटली इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। जितना ज़्यादा ब्लड क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। ब्लड आउटपुट क्या होगा, आउटपुट किससे, हार्ट में से। तो इसलिए क्या बोल सकते हैं, कार्डियक आउटपुट को कौन बढ़ाता है, कौन बढ़ाने का काम करेगा, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ाता जितना हमारी एक मेडिकेशन है डोबुटामाइन वो बढ़ाने का काम करती है। कार्डियक आउटपुट को क्या कर दिया इसने, थोड़ा बहुत इंक्रीज करेगा, बीपी को इंक्रीज करने का काम करती है ये, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज किया। दूसरा ये क्या करती है, ये हार्ट रेट को क्या करती है, कम करती है। हार्ट रेट को क्या करेगी, कम करेगी। हार्ट रेट को इसने कम कर दिया, ये कई बार सीवियर ब्रेडिकार्डिया कोज कर देती है। क्या कोज करती है ये, सीवियर ब्रेडिकार्डिया। तो हम इसके साइड इफेक्ट में लिख सकते हैं कि जो हमारा नॉरएड्रेनालिन था उसका साइड इफेक्ट क्या है, सीवियर ब्रेडिकार्डिया, सीवियर ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, लेस देन 40 हार्ट रेट आ जाती है पेशेंट की। कितने से कम हार्ट रेट आ जाती है, 40 से कम हार्ट रेट उस पर्टिकुलर पेशेंट की आ जाती है। तो हम साफ साफ सा बोल सकते हैं कि इसका हमने कहाँ पे यूज़ किया, हाइपोवोलेमिक शॉक में, या हाइपोवोलेमिक या शॉक ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। तो ये क्या करेगा, इसने हार्ट रेट को तो क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, सॉरी हार्ट रेट को नहीं, ब्लड प्रेशर को। किसको इंक्रीज किया इसने, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज किया। दूसरा हम लोग देखते हैं कि इसका साइड इफेक्ट क्या आएगा। इसका साइड इफेक्ट क्या आया था, इसका साइड इफेक्ट आया था कि इसने हार्ट रेट को क्या कर दिया था, कम कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हो गया था, सीवियर ब्रेडिकार्डिया, सीवियर ब्रेडिकार्डिया उस पर्टिकुलर पेशेंट को हो गया था। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा नॉरएड्रेनालिन का यूज हो गया या फिर इसका साइड इफेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और कौन सी मेडिकेशन है। तीसरी हमारी मेडिकेशन बचती है डोपामिन। तीसरी हमारी कौन सी मेडिसिन बचती है, डोपामिन। डोपामिन ध्यान से सुनना, अब इसकी 3 क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे। कितनी क्लासिफिकेशन करते हैं, 3। एक तो काम करेगा ये D1 रिसेप्टर पे। किस पे काम करेगा, D1 रिसेप्टर पे। ये कब काम करेगा, जब आप लोग लेस देन 2 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट और पर मिनट के हिसाब से आप लोग क्या देते हो उस पर्टिकुलर पेशेंट को, मेडिसिन आप लोग प्रोवाइड अगर करते हो। क्या 2 माइक्रोग्राम हमने मेडिसिन ली, उससे भी कम, 2 माइक्रोग्राम से कम क्या ली, मेडिसिन ली, पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से और पर मिनट के हिसाब से आप लोग क्या करते हो, अगर किसी पेशेंट को आप लोग क्या करते हो, मेडिकेशन प्रोवाइड करते हो, तो उस कंडीशन में ये क्या करता है, रीनल वेसल का क्या करता है, ये डायलेशन करता है। रीनल वेसल का क्या करेगा, मतलब वेसल मतलब ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, ये डायलेट करेगा। जितना ज़्यादा डायलेट करेगा उतना ही ज़्यादा ब्लड क्या होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हुई जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज, यूरिन आउटपुट इंक्रीज। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर पेशेंट को क्या हो गया था, एनयूरिया। क्या हुआ था, एनयूरिया, कि पेशेंट क्या पास नहीं कर पा रहा था, यूरिन पास नहीं कर पा रहा था। तब आप लोगों को किसकी रिक्वायरमेंट है, यूरिन आउटपुट क्या करना है, इंक्रीज। तो इस कंडीशन में आप लोगों को क्या देना पड़ेगा, डोपामिन। क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को डोपामिन देना पड़ेगा। और कितनी डोज देनी है, 2 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट के हिसाब से आप लोगों को क्या देना, उस पेशेंट को पर्टिकुलरली डोपामिन आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बीटा 1। क्या करेगा ये, बीटा, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हुआ। अब हम बात करते हैं किस पे काम करेगा, ये बीटा 1 रिसेप्टर पे क्या करता है, काम करेगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अगर ये बीटा 1 पे अगर हमें काम करना है, अगर हमें देखना है कि हमें हार्ट रेट में क्या, कार्डियक आउटपुट को क्या करना है, बढ़ाने का अगर हमें काम करना है, तो होगा क्या,
इस कंडीशन पे आप लोग क्या करते हो, 2 से 10 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट के हिसाब से आप लोग क्या दोगे, उसको मेडिकेशन दोगे। क्या दोगे, मेडिकेशन आप लोग उस पेशेंट को दोगे। तो ये क्या कोज कर सकता है, कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करने का काम कर देता है। क्यों, ये क्या करेगा, इस कंडीशन पे हमारी जितनी भी आर्टेरियल सप्लाई थी उसको क्या कर देगा, इंक्रीज करेगा। जितना ज़्यादा आर्टेरियल वेजोडाइलेशन होगा तो आर्टेरियल सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पे वेजोडाइलेशन कोज करेगा, ये ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या कोज करता है, वेजोडाइलेशन। अगर इतनी यूनिट के बीच में आप लोग मेडिकेशन प्रोवाइड करते हो, यहाँ पे इसने क्या कोज कर दिया, वेजोडाइलेशन कोज कर दिया। अब इसने वेजोडाइलेशन कोज किया, अब इसने क्या किया, आर्टेरियल सप्लाई इंक्रीज हो गई। अब इंक्रीज ज़्यादा होगा तो जैसे एक हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगी, उस कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, जो ब्लड है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या आएगा, बाहर आएगा। ब्लड क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में बाहर आएगा और आर्टेरियल सप्लाई इंक्रीज हुई, कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि तीसरी जो डोज बनेगी वो क्या होगी, ये अल्फा 1 पे काम करेगा। किस पे काम करेगा, अल्फा 1 पे। कितना, अगर हमने किसी पेशेंट को मेडिसिन दी 10 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट से ज़्यादा, 10 माइक्रोग्राम से ज़्यादा दी पर किलोग्राम पर मिनट के हिसाब से अगर किसी पर्टिकुलर पेशेंट को हम लोग मेडिकेशन देते हैं, तो अब ये क्या करता है, ध्यान से सुनना, ये कोज करता है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कोज कर देता है, ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन ये कोज कर देता है। अगर इसने वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन की तो क्या होगा, ब्लड में सप्लाई क्या नहीं है, ब्लड सप्लाई हार्ट में क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ब्लड सप्लाई कहाँ पे कम हो जाएगी, हार्ट में कम होगी। ध्यान से सुनना अभी, अब ये हार्ट में क्या होगी, ब्लड सप्लाई कम होगी। ब्लड सप्लाई हार्ट में क्या हो गई, कम होगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, अब हार्ट की कंडीशन क्या हो रही है, हार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये क्या कोज करता है, वर्कलोड ऑन हार्ट। अब हार्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, हार्ट के ऊपर वर्कलोड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हार्ट के ऊपर वर्कलोड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, ये तो क्या हुआ कि ब्लड सप्लाई थी, हार्ट डिक्रीज हुआ, हार्ट में क्या हुई, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई थी। क्यों, क्या हो गया था, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो चुका था। अब ब्लड फ्लो नहीं करेगा, वहां से ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा नहीं करेगा तो आउटपुट क्या आएगा, कम आएगा। अब आउटपुट कम आ रहा है तो हार्ट में क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, इसकी सेल्स को वेल फंक्शन करने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए। अब क्या होगा, हार्ट अपना वेल फंक्शन नहीं कर पाएगा, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो वर्कलोड है हार्ट पे इंक्रीज हो जाएगा और जो कंडीशन है वो वर्स्ट हो जाती है। तो इतनी मेडिकेशन हमें प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये तो क्या हो गए हमारे एंडोजीनस कैटाकोला, क्या हो गए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पहला हमने डिस्कस किया था एड्रेनालिन, दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था नोरेड्रेनालिन, और तीसरा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, डोपामिन। ठीक है, ये तीनों मेडिकेशन क्या हो गई, अब हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक्सोजीनस कैटाकोलामाइंस। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, एक्सोजीनस कैटाकोलामाइंस। अब हम देखते हैं कि एक्सोजीनस कैटाकोलामाइंस से मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एक्सोजीनस कैटाकोलामाइंस में हमने कितनी मेडिकेशंस को डिस्कस किया था, 2 मेडिकेशंस को डिस्कस किया था। पहला क्या था, पहली मेडिकेशन क्या थी, पहली मेडिकेशन है आइसोप्रिनालिन और दूसरी मेडिकेशन क्या थी, डोब्यूटामाइन। अब देखते हैं कि आइसोप्रिनालिन को कहाँ पे यूज करना है और डोब्यूटामाइन को कहाँ पे यूज करना है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने एंडोजीनस पढ़ा, अब हम देखते हैं एक्सोजीनस कैटाकोलामाइंस। एक्सोजीनस कैटाकोलामाइंस, पहला हम देखते हैं आइसोप्रिनालिन। आइसोप्रिनालिन देखना डियर स्टूडेंट्स, ये क्या ट्रीट करती है,
फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, ये ट्रीटमेंट का साइन होता है, ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर ब्रेडिकार्डिया, ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर ब्रेडिकार्डिया, मतलब ये किस पे काम करेगा, एक्ट ऑन बीटा 1 रिसेप्टर, एक्ट ऑन बीटा 1 रिसेप्टर, कहाँ पे काम करेगा, ये बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करता है। आप ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स कि सीवियर ब्रेडिकार्डिया क्या किया इसने, ट्रीट किया, ठीक है। सीवियर ब्रेडिकार्डिया किस मेडिकेशन की वजह से हो रहा था, ये हो रहा था नॉर एड्रेनालिन की वजह से। मैंने आप लोगों को बताया था कि बीपी तो ट्रीट कर दिया उसने, बीपी को बढ़ा दिया शॉक मैनेजमेंट में, लेकिन उसने क्या कर दिया था, हार्ट रेट को कितने से कम कर दिया था, 40 से भी कम कर दिया था। तो आप लोग क्या कर सकते हो, सीवियर ब्रेडिकार्डिया की ट्रीटमेंट में कोई यूज करते हैं आइसोप्रिनेलिन को, कोज्ड बाय नॉर एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन। अब आप लोगों को पता चला कि है क्या, ये जो नॉर एड्रेनालिन है इसकी वजह से अगर सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो जाए तो आप लोग कौन सी मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, आइसोप्रिनेलिन यूज कर सकते हो। नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन का एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन को सिक्रीट कहाँ से होते हैं, दोनों के दोनों ये होते हैं सिक्रीटेड बाय एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल मेडुला एक ग्लैंड है हमारी, एड्रेनल ग्लैंड जो किडनीज के ऊपर सिचुएट रहती है, ठीक है, जो किसके ऊपर सिचुएट रहती है, यहाँ पे ऐसे किडनी के ऊपर सिचुएट रहती है, ठीक है। इसके मिडल पार्ट में मेडुला होती है, ठीक है, वहाँ से क्या रिलीज होते हैं, ये तीनों रिलीज होते हैं, नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन और डोपामिन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि आइसोप्रिनेलिन के बाद डोब्यूटामाइन क्या काम करता है, डोब्यूटामाइन क्या काम करता है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग कि डोब्यूटामाइन का क्या यूज है। अब हमने आइसोप्रिनेलिन पढ़ लिया, दूसरा अब हम देखते हैं कि डोब्यूटामाइन का क्या यूज है, डोब्यूटामाइन का क्या यूज है, ठीक है। देखो अब मैंने बताया था कि डोब्यूटामाइन भी किस पे काम करता है, बीटा 1 रिसेप्टर पे क्या करेगा, ये काम करता है। अब ये बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करता है तो ये करेगा क्या, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। जो हार्ट में जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आता है, मतलब अगर मान लो ये हमारा हार्ट है, ये हमारे हार्ट के क्या है, कोई 4 चैम्बर है मान लो, ठीक है, ये हार्ट के 4 चैम्बर हैं। अब होगा क्या, अगर यहाँ पे सीवियर कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, क्या हो रही है, अगर यहाँ पे सीवियर कॉन्ट्रैक्शन आती है, होगा क्या, ये हार्ट के साइज को क्या कर देता है, बिल्कुल ज़्यादा डीपली क्या करेगा, स्मॉल साइज कर देगा इसका, ठीक है। जितना ज़्यादा ये सिकुड़ेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा जो यहाँ से जो ब्लड वेसल्स आती हैं आयोटा वगैरह, तो वहाँ से ब्लड आउटपुट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब किसको इंक्रीज करेगा, हमारे कार्डियक आउटपुट को क्या करेगा, इंक्रीज करने का काम करेगा। हमेशा एक चीज़ और याद रखना कि कार्डियक आउटपुट को अगर इंक्रीज करना है तो डोब्यूटामाइन यूज करो, और कौन सी कंडीशन में, जहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मतलब क्या हो गया है, अब हमारा हार्ट पंप नहीं कर पा रहा था, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना है, क्या करना है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना है। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या दोगे, डोब्यूटामाइन दे देते हो। कौन सी कंडीशन में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, के अंदर फ्लूइड भरा पड़ा है लेकिन फिर भी कार्डियक आउटपुट बाहर नहीं आ रहा, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या करना है, बढ़ाना है। तो कौन सी मेडिकेशन आप लोग देते हो, डोब्यूटामाइन आप लोग क्या करते हो, इस पेशेंट को देते हो। तो एक छोटी सी आप लोग ट्रिक याद रखना कि आप लोग कैसे कंफर्म करोगे कि कौन सी मेडिकेशन को कैसे यूज करना है, ठीक है। अब देखो जो
नोर एड्रेनालिन है, जो हमने नोर एड्रेनालिन किया यूज, वो तो किस लिए यूज होगा? जो हमने नोरेड्रेनालिन यूज किया था वो तो किस लिए किया था हमने? टू इंक्रीज बीपी। किस कंडीशन में? शॉक मैनेजमेंट में। शॉक मैनेजमेंट में जहां पे क्या हुआ था, हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल कम हो गया था, फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हो गया था। ठीक है, दूसरी हम लोग बात करते हैं जो आइसोप्रिनालिन यूज किया था। आइसोप्रिनालिन का क्या यूज करना है? ये क्या ट्रीट करता है? इट ट्रीट सीवियर ब्रेडिकार्डिया। किसको ट्रीट करता है ये? ट्रीट सीवियर ब्रेडिकार्डिया। और अब यहीं से एक चीज आप लोग याद रखना, नोरेड्रेनालिन क्या कोज करता है? कोज सीवियर ब्रेडिकार्डिया। क्या कोज करता है? कोज सीवियर ब्रेडिकार्डिया। याद रखना आप लोग, ठीक है, कोज सीवियर ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नोरेड्रेनालिन के बाद आइसोप्रिनालिन हो गया। अब हम देखते हैं डोपामिन। डोपामिन हम मोस्टली किस लिए यूज करते हैं यार? डोपामिन का जो मेन यूज है वो क्या होता है? टू इंक्रीज यूरिन आउटपुट। क्या बढ़ाने के लिए? यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, मतलब रीनल ब्लड वेसल्स का क्या करता है? डायलेशन करता है। ये कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज करता है, लेकिन कार्डियक आउटपुट को इफेक्टिवली इंक्रीज करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है? डोब्यूटामाइन। कौन सी मेडिकेशन यूज की जाएगी? डोब्यूटामाइन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो मतलब आइसोप्रिनालिन तो क्या करेगा? हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, डोब्यूटामाइन क्या करेगा? ये क्या करता है? कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए आएगा। अगर कोई पूछे कि विच मेडिकेशन इज यूज्ड टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, देन ऑलवेज गिव आंसर डोब्यूटामाइन। फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोगों को देनी है। अगर कोई आपसे पूछे कि विच मेडिकेशन इज यूज्ड टू इंक्रीज और इंक्रीज यूरिन आउटपुट, तो हमेशा डोपामिन को पहली प्रायोरिटी देना। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि विच मेडिकेशन इज गिवन टू ट्रीट सीवियर ब्रेडिकार्डिया कोज्ड बाय नोरेड्रेनालिन, ऐसी कौन सी मेडिकेशन है जो हमें ट्रीट करनी चाहिए सीवियर ब्रेडिकार्डिया, जो किसकी वजह से हुआ है? नोरेड्रेनालिन की वजह से हुआ है। तो उस कंडीशन में आप लोग कौन सी मेडिकेशन देते हो? आइसोप्रिनालिन। अगर आप लोग बात करते हो कि विच मेडिकेशन इज यूज्ड टू ट्रीट शॉक मैनेजमेंट और इंक्रीज ब्लड प्रेशर, देन ऑलवेज गिव नोरेड्रेनालिन। और अगर हम लोग बात करते हैं एड्रेनालिन की, तो हमेशा एक चीज याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए कौन सी मेडिकेशन यूज की जाती है? एड्रेनालिन पहली चॉइस देना। अगर ऑप्शन में आ जाता है कि विच मेडिकेशन इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, पहला ऑप्शन दे दिया एड्रेनालिन, दूसरा ऑप्शन दे दिया आप लोगों को हाइड्रोकोर्टिसोन, तीसरा ऑप्शन दे दिया आप लोगों को एंटीहिस्टामिनिक, और नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों को करना है ऑल ऑफ द अबव। क्या करना है? ऑल ऑफ द अबव करना है। लेकिन अगर ऑप्शन में दे दिया गया एड्रेनालिन, डोब्यूटामाइन, डोपामिन और दे दिया हाइड्रोकोर्टिसोन, अब ध्यान से सुनना, अब हम यूज तो एड्रेनालिन भी करते हैं और हाइड्रोकोर्टिसोन भी करते हैं, किसमें? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। लेकिन डोब्यूटामाइन और डोपामिन को यूज नहीं करते, उसको एलिमिनेट कर देना। एड्रेनालिन क्या है? मोस्ट एक्यूरेट आंसर आता है एज कंपेयर टू हाइड्रोकोर्टिसोन। वो क्या होता है? स्पोर्टिंग मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, लेकिन जो वेजोडाइलेशन वगैरह करना है वो कौन करेगा? एड्रेनालिन कोज करवाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। सॉरी, वेजोडाइलेशन नहीं, जो भी हमारी कंडीशन वर्स्ट हुई थी, कैसे कैसे वर्स्ट हुई थी, अब एड्रेनालिन का क्या काम था? हार्ट रेट को इंक्रीज करना था। हार्ट रेट को क्या किया था इसने? इंक्रीज कर दिया था। ऑक्सीजन की डिमांड को सप्लाई को बढ़ा देगा। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी, पेशेंट क्या हो जाता है? ट्रीट हो जाएगा। ये तो क्या हो गया अब हमारे सिंपैथोमिमेटिक्स ड्रग्स हो गई, जो डायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक्स थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक्स जो थी,
ये तो क्या थे, इन्होंने डायरेक्टली एक्टिंग की थी। यार ये हो गया कि हमने यूज देख लिया, ठीक है, कौन कौन सी डोज थी वो देख ली, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया, ठीक है। उसके बाद यूज और डोंट यूज हमने देख लिया कि क्या क्या साइड इफेक्ट कोज कर सकते हैं, वो अब हमने देख लिया। एक हम नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट का क्या रोल है, नर्सिंग मैनेजमेंट का क्या रोल है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग, हम बात करते हैं एड्रेनलिन की, क्या को देखते हैं, एड्रेनलिन का देखते हैं। अगर आप लोग एड्रेनलिन देते हो, ठीक है, एड्रेनलिन दिया, अब आप लोगों को पता है कि कार्डियक अरेस्ट आया था, सीपीआर के साथ में हम लोगों ने क्या कर दिया था, एड्रेनलिन दिया था। तो आप लोगों को क्या मेजर करना है, हार्ट रेट को क्या करना है, असेस करना है कंटिन्यूसली। हार्ट रेट को क्या करना है, असेस करना है कंटिन्यूसली। असेस हार्ट रेट कंटिन्यूसली विद पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर, ध्यान से सुनना आप, पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है। पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है जिसमें SpO2 सैचुरेटेड प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा हम हार्ट रेट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या आता है, दूसरा अब हमें देखना है, अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में हमने क्या किया है, एड्रेनलिन दिया है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या किया है, एड्रेनलिन दिया है। तो उस केस में आप लोगों को देखना है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। तो एड्रेनलिन के बाद आप लोगों को क्या करना है, असेस फीवर, सॉरी असेस नहीं, मॉनिटर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को हार्ट रेट को मॉनिटर करना है, क्योंकि एड्रेनलिन से हार्ट रेट क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। क्या हो सकती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि हार्ट रेट इंक्रीज हो सकती है, तो अब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुई थी, रैशेस को चेक करना है। क्या करना है, जो हमारी बॉडी पे रैशेस हुए थे, जो ईचिंग हुई थी, असेस रैशेस, ठीक है, जिसके लिए आप लोग उसको क्या प्रोवाइड कर देते हो, एविल मेडिकेशन आप लोग देते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा एड्रेनलिन का काम, कि हमने एड्रेनलिन क्या था, कि एड्रेनलिन यूज किया था। अगर हम किसी भी कट पे एड्रेनलिन लगाते हैं, ठीक है, कट पे क्या लगाया हमने, एड्रेनलिन लगाया, जहां से क्या हो रही थी, उस कट से ब्लीडिंग हो रही थी। अब वहां से ब्लीडिंग हो रही थी, तो उस टाइम पे हमने एड्रेनलिन लगाया, तो ये देखना है कि कितने टाइम के बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, हाउ मच टाइम इज टेकन टू स्टॉप ब्लीडिंग, टू स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है। आप लोग कंटिन्यूसली क्या करना है, मॉनिटर करना है। तो कंटिन्यूसली क्या करना है, मॉनिटर करना है। ये आप लोगों को क्या हो गया है, नर्सिंग मैनेजमेंट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग मेडिकेशंस। इनडायरेक्टली एक्टिंग मेडिकेशंस, तो हमने देखा था कि डायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक्स तो ये हो गया था, ठीक है। अब इनडायरेक्टली में, अब हम डायरेक्टली में हमने देखा कि पहले अब हमने डायरेक्टली में देखा था कि कैटेकोलामाइंस थे, और दूसरा क्या था, नॉन कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस अब हमने पढ़ लिया कि कैटेकोलामाइंस में हमने दो पढ़े, एंडोजीनस और एक्सोजीनस पढ़े। एंडोजीनस में अब हम लोगों ने देखा कि क्या क्या होता है, एंडोजीनस में 3 आते हैं, एड्रेनलिन, नोरेड्रेनलिन और डोपामिन आता है, और एक्सोजीनस में क्या आता है, डोब्यूटामाइन और आइसोप्रिनलिन आते हैं। एक चीज और याद रखना डियर स्टूडेंट्स, कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पेशेंट को नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, और ऐसे पेशेंट को नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको हम लोगों ने डोपामिन दिया था, तो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर किसी पेशेंट को डोपामिन दिया है तो उसका यूरिन आउटपुट 1 घंटे में 30 ml से ज्यादा आना चाहिए। कितने ml से ज्यादा आना चाहिए, 30 ml से ज्यादा आना चाहिए। किसी पेशेंट को डोपामिन दिया था, डोपामिन दिया था, और आप लोग क्या कर रहे हो, नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप लोग क्या है कि जो यूरिन आउटपुट है वो कितने से ज्यादा होना चाहिए, मस्ट बी मोर देन
30 ml पर आवर से ज़्यादा होना चाहिए था। अगर ऐसा पेशेंट जिसको आप लोग आइसोप्रिनेलिन दिया था, क्या दिया था, आइसोप्रिनेलिन दिया था, तो आप लोगों को उसमें भी क्या करना है, हार्ट रेट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, हार्ट रेट जो ब्रेडिकार्डिया थी उसको क्या करता है, ट्रीट करेगा, जिसकी वजह से अगर ब्रेडिकार्डिया को इसने ट्रीट किया है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उस पर्टिकुलर पेशेंट को टैकीकार्डिया होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं। अब अगर हम नॉरएड्रेनालिन की बात करें, किसकी बात करें, नॉरएड्रेनालिन की बात करते हैं, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, असेस, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, हार्ट रेट को आप लोगों को क्या करना है, असेस करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सीवियर ब्रेडिकार्डिया। इससे क्या हो सकता है, मेडिकेशन से सीवियर ब्रेडिकार्डिया। और इस कंडीशन में दूसरा आप लोग क्या करना है, इसमें हार्ट रेट को चेक किया, अब आप लोग क्या करना है, असेस बीपी। आप लोगों को क्या चेक करना है, बीपी भी क्या करना पड़ेगा चेक, क्योंकि बीपी का क्या कर रही है, बीपी को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि कैटेकोलामाइंस के बाद अब हम बात करेंगे नॉन कैटेकोलामाइंस, नॉन कैटेकोलामाइंस। ठीक है, दूसरे अब हम मेडिकेशंस देखते हैं, नॉन कैटेकोलामाइंस, नॉन कैटेकोलामाइंस। ठीक है, अब इनमें देखते हैं कि पहले कौन सी मेडिकेशन हमने पढ़ी थी, अल्फा एगोनिस्ट, अल्फा एगोनिस्ट। इसमें हम लोगों ने नाम पढ़ा था, सबसे पहले नाम था, ये कैसी मेडिकेशन होती, डीकंजेस्टेंट। जो नेजल ब्लॉक वगैरह होता है उनको ट्रीट करने के लिए हम कौन सी मेडिकेशन यूज करते हैं, अल्फा एगोनिस्ट मेडिकेशंस को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखना कि जो हमारा अल्फा एगोनिस्ट है इसमें सबसे पहली मेडिकेशन कौन सी आती है, ज़ाइलोमेटाज़ोलिन, ज़ाइलोमेटाज़ोलिन। और दूसरी कौन सी आती है, ऑक्सीमेटाज़ोलिन, ऑक्सीमेटाज़ोलिन। आई होप कि आप सबने ड्रग आपने यूज की होगी मार्केट से, ओट्रिविन यूज की होगी आप लोगों ने, ओट्रिविन सबने। सर्दी में सबका नाक बंद हो जाता है, जुकाम सबको लगा रहता है, किसी का ब्लॉक हो जाता है, आप लोग विक्स वगैरह अप्लाई करते हो। ठीक है, विक्स वगैरह लगाते हो एक नाक पे, दूसरी बंद हो जाती है, दूसरी नाक पे लगाते हो, पहले वाली बंद हो जाती है। तो उसके लिए क्या आता है, जो ये ओट्रिविन है ये स्प्रे की फॉर्म में भी आ सकता है, किसकी फॉर्म में आ सकता है, नेजल स्प्रे की फॉर्म में आ सकता है, या फिर नेजल ड्रॉप्स की फॉर्म में भी आ सकता है, नेजल ड्रॉप्स की फॉर्म में भी आ सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, 2 ड्रॉप्स इन ईच नॉस्ट्रिल्स, 2 ड्रॉप्स इन ईच नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, हर एक नॉस्ट्रिल में कितना यूज करना है, 2 ड्रॉप्स यूज करना है। और जो ओट्रिविन की जो टिप है ये 2 सेंटीमीटर अबव होनी चाहिए। मान लो कि ये किसी पेशेंट की नेजल कैविटी है, बना लेना आप लोग जैसा भी है। ठीक है, अगर मान लो किसी की नेजल कैविटी है, अगर आप कहीं पर भी एडमिनिस्टर करते हो नेजल में ड्रॉप्स, तो कितना होना चाहिए, 2 to 3 सेंटीमीटर अबव होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, ईच नोस्ट्रिल से ड्रॉप्स क्या होने चाहिए, जो डब्बी आती है ड्रॉप्स वाली, जो ड्रॉपर होता है वो कितना ऊपर होना चाहिए, 2 से 3 सेंटीमीटर अबव होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, यूज कौन सी डिजीज कंडीशन में किया जाता है। एक चीज याद रखना, एट्रोफिक, एट्रोफिक, एट्रोफिक नहीं, एट्रोपिक, एट्रोपिक रेनाइटिस, एट्रोपिक रेनाइटिस। एट्रोपिक रेनाइटिस का मतलब क्या है कि एज रिलेटेड,
इस एट्रोपी का मतलब क्या होता है? एज रिलेटेड। एज रिलेटेड क्या होता है इसका मतलब? एज रिलेटेड। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है तो क्या होगा, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती चली जाती है, एज बढ़ती हुई चली जाएगी, उस कंडीशन में क्या होगा, जो पर्टिकुलर पेशेंट था, जैसे जैसे एज बढ़ी, जो पेशेंट था उसकी जो नेजल कैविटी है, वो क्या हो जाएगी? सबसे पहले होगी ड्राई, फिर क्या होगा? डैमेज, और फिर क्या होगा? ब्लीडिंग। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या यूज कर सकते हो? नॉन कैटाकोलामाइन की अल्फा एगोनिस्ट ड्रग्स यूज कर सकते हो। ज़ाइलोमेटाजोलिन और ऑक्सीमेटाजोलिन दोनों मेडिकेशंस को आप लोग क्या यूज कर सकते हो? इजीली यूज कर सकते हो। और किस नाम से मिलती है मार्केट में? ये ऑर्टेविन के नाम से मिलती है। 2 ड्रॉप्स इन ईच नोस्ट्रिल्स में डाला जाता है, अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर ऑफ नोस्ट्रिल्स। ठीक है, नोस्ट्रिल से कितना गैप होना चाहिए? 2 से 3 सेंटीमीटर का गैप आप लोगों को मेंटेन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। इनका कोई पर्टिकुलरली कोई साइड इफेक्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। अगर आप लोगों को कोई साइड इफेक्ट देखने को भी मिलता है तो इसका साइड इफेक्ट क्या आता है? सिर्फ सोर थ्रोट, गले में खराश आप लोगों को लगती है, कड़वाहट लगती है गले में। क्या लगती है? कड़वाहट। ठीक है, कड़वा टेस्ट आता है इसका, बिटर टेस्ट। ठीक है, कड़वाहट। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं अब हम लोग बात करते हैं कौन सी? पहला नॉन कैटाकोलामाइन में हमने अल्फा एगोनिस्ट पढ़ लिया। दूसरा अब हम लोग देखते हैं बीटा एगोनिस्ट। बीटा एगोनिस्ट में सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, बीटा एगोनिस्ट में कौन सा होता है? ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर में भी कौन कौन सी मेडिकेशंस थी? पहले साल्ब्यूटामोल, एल्ब्यूटिरोल, और तीसरा क्या था? टर्ब्यूटाइलिन। ठीक है, तो अब देखना डियर स्टूडेंट्स कि जो साल्ब्यूटामोल और एल्ब्यूटिरोल और टर्ब्यूटाइलिन है, यहाँ पे यूज किया जाता है इन द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। किसकी मैनेजमेंट में यूज किया जाएगा? अस्थमा की मैनेजमेंट में यूज किया जाता है। जो ये साल्ब्यूटामोल है, ये कैसे कर सकते हो? इनहेलेशनल रूट से आप लोग उस पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हो। ये क्या करेगा? एक चीज याद रखना, ये क्या करेगा? ये शॉर्ट एक्टिंग होता है। कैसा होता है ये? शॉर्ट एक्टिंग होगा। कैसे होती है? कुछ टाइम के लिए इफेक्ट रहता है इसका साल्ब्यूटामोल का। अगर कोई पेशेंट आता है किसका एक्यूट अस्थमा का अटैक हुआ है, एक्यूट अस्थमेटिक अटैक अगर किसी को होता है, जो कंडीशन कैसी होती है? इमरजेंसी कंडीशन होती है। कैसी कंडीशन होती है ये? इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है? जो ब्रोंकाइज जो होती हैं वो बिल्कुल क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रांगली कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। अब ये क्या करेगा? साल्ब्यूटामोल ब्रोंकोडाइलेशन, उन जो कंस्ट्रिक्ट हुई ब्रोंकाई हैं उनको क्या कर देगा? वो डायलेट करेगा। तो इन कंडीशन में क्या होता है? आप लोग तीनों मेडिकेशंस यूज कर सकते हो, लेकिन साल्ब्यूटामोल क्या होती है? एक्यूट एस्थमेटिक अटैक में हम लोग इसको यूज करते हैं। आगे ओमेलिजुमैब भी बहुत सारी मेडिकेशंस आएंगी, लेकिन वो किसका पार्ट नहीं है? बीटा एगोनिस्ट का वो मेडिकेशंस पार्ट नहीं होती। उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? डिफरेंस होता है, लेकिन बीटा एगोनिस्ट का काम क्या है? इनका डिफरेंस होता है एक्शन। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम लोग मेडिकेशन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मेडिकेशन कौन सी आएगी? नेक्स्ट मेडिकेशन कौन सी आती है बीटा एगोनिस्ट के बाद? बीटा एगोनिस्ट में पहली मेडिकेशन कौन सी आई थी? ब्रोंकोडाइलेटर। कौन सी आई थी? ब्रोंकोडाइलेटर आई थी। दूसरी आती है बीटा एगोनिस्ट की बात कर रहे हैं अब हम यहाँ पे। बीटा एगोनिस्ट में पहले कौन सी डिस्कस किया हमने? ब्रोंकोडाइलेटर। दूसरी का हम लोग और डिस्कस